नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। और आज चर्चा करेंगे राजस्थान जियोग्राफी को लेकर। और जियोग्राफी के अंदर हमने स्थिति और विस्तार को तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। वो क्लासें हमारी सारी हमने कंप्लीट कर दी है। आज नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे राजस्थान भौतिक, मतलब कि फिजिकल राजस्थान को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी डिटेल में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे और उन्हीं के अनुसार हम पढ़ेंगे, ताकि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। तो हर एक चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से इस मैप को देखिए एक बार। इस मैप को ध्यान से देखिए आप इस एक बार। आपको ये नहीं लगता है कि राजस्थान मतलब कितना अच्छा क्षेत्र है, अच्छा मतलब कि राज्य है, जिसमें देखो एक तरफ काफी बड़ी बड़ी नदियां हैं, एक तरफ मरुस्थल है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक तरफ इतने लोग खुश खुश रहते हैं, ठीक है, अलग अलग विविधताएं हैं। एक तरफ सिर्फ रेत ही रहता है और क्या है इनके पास। लेकिन घूमने के लिए सबसे प्यारी जगह जिन लोगों को लगती है वो मरुस्थल, जैसलमेर, सम जैसलमेर। कितनी मतलब की रीलें बनती है यहाँ पे, कितना मतलब लोग झालावाड़ में रहने वाले लोग भी अक्सर घूमने के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, जैसलमेर में घूमने जा रहे हैं। तो कितनी विविधताओं में फैला हुआ है ना। किसी भी राज्य को पढ़ने के लिए उसके लिए इंटरेस्ट पैदा करना होता है हमें। तो इसी के अनुसार समझना हर एक चीज को। यहाँ पे गग्गर का मैदान है, ठीक है। ऊपर इधर हाड़ौती प्रदेश हो गया, हाड़ौती का फटार हो गया। बीच में अरावली जो राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। अब यहाँ पे समझने समझने वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एक बार पूछ लिया गया था, रीट में पूछा था ये पूछा था कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जल विभाजक रेखा कौन सी। और सॉरी, रीट में नहीं, आरएस के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जल विभाजक रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन में अरावली पर्वतमाला था, आंसर राइट हो गया। तो देखो, राजस्थान को समझ भी लेंगे ना तो काफी क्वेश्चन राइट हो जाएंगे हमारे। और अगर भौतिक राजस्थान को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो जलवायु हो गई, ठीक है, स्थान हो गए महत्वपूर्ण, नदियां हो गई, ये सारी चीजें हमें आसानी से समझ में आने लगी। क्यों? क्योंकि जो भी नदियां निकलेगी ना, जो अरावली की इधर होगी वो इधर बहेगी, जो इधर होगी इधर बहेगी। इधर बहने वाली नदियां तो आपको जिले पता होंगे ना, स्थिति और विस्तार में सारे जिले हमने देखे, कोई कौन सा जिला कहाँ पे है तो आपको पता चल जाएगा कि अ, जो मध्य होगी ना अरावली, मध्य अरावली, तो यहाँ से भाव उठा हुआ है तो इसकी नदियों का बहाव किस तरफ जाएगा। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। अलग अलग विविधताओं में फैला हुआ राजस्थान है। इंटरेस्ट पैदा करना इस राजस्थान को पढ़ने के लिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से। एक व्यक्ति थे, भूगोल वेता कह दो आप, उनका नाम था वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ तो किया होगा, तभी तो इनका नाम लिखा है हमने। तो इन्होंने क्या किया कि जो राजस्थान दिख रहा है ना आपको, अब यहाँ पे देखना कि एक यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमने एक भाग में बांट दिया है। यह है राजस्थान मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद ये बीच में जो है ना अरावली पर्वतमाला है। और ये जो क्षेत्र है ना ये मैदानी प्रदेश है और ये हाड़ौती का पठार है, ठीक है। चार भागों में हमने बांट दिया है। इन्होंने क्या किया कि इनको पसंद नहीं आई ये चीज। इन्होंने क्या किया कि नहीं, मैं तो साथ में बांटूंगा, ठीक है। लेकिन ये वो हमने कह तो दिया, लेकिन इन्होंने पहले बांट दिया था, चार को तो बाद में बांटा गया। तो सबसे पहले इन्होंने, और ये टाइम अगर देखे ना तो 1968 में बांट दिया था इन्होंने, ध्यान रखना। अब हम नहीं लिखने वाले हैं ये कि साथ कौन कौन से भाग है। क्यों नहीं लिखने वाले? क्योंकि जब भी हम चर्चा करेंगे ना तो इनका नाम लेंगे हम वापस। और इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें इनको नहीं लिखे हैं नाम, ठीक है। अभी लिख लेंगे ना तो फिर नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम नाम इसलिए लेंगे ताकि हम इनको कभी भूले ना वापस। तो हम जब भी नहरी क्षेत्र पढ़ेंगे ना तो हम कहेंगे कि वीसी मिश्रा का जो 7 भाग थे ना उसमें एक भाग ये भी था। जब भी हम चंबल पढ़ेंगे ना तो हम कहेंगे कि वीसी मिश्रा का एक भाग चंबल भी था। और लास्ट में जाके हम इनका सातों भाग को लिखेंगे। इससे आपको क्या होगा कि कम से कम 10 बार तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे और एंड वाली क्लास में हम इनका सारे सामने लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप क्लियर ही हो जाएगा, चीजें रटने ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने 7 भागों में बांटा था। कब बांटा था? 1968 के अंदर, ठीक है। एक चीज हो गई। इनके बाद और आए, अब इन्होंने 7 में बांट दिया ना तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा राजस्थान के। तो उनका नाम था रामलोचन सिंह।
रामलोचन सिंह, ध्यान से सुनना यहाँ पे, रामलोचन सिंह। बात है 1971 की। अब इन्होंने 7 भागों में मोटा मोटा बांट दिया। इन्होंने कहा कि 7 में मत बांटो आप, तो 2 में बांट दो, ज्यादा नहीं, ठीक है। राजस्थान पठार, राजस्थान और राजस्थान पठार, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया। अब इन दोनों भागों को मिलाकर इन्होंने 12 भाग बना दिए। पहले तो इन्होंने 7 में बांटा, तो इन्होंने कहा 7 में मत बांटने की जरूरत नहीं, 2 में बांट दो, ठीक है। और फिर क्या किया इन्होंने, उस उन 2 भागों के क्या कर दिए, 12 भाग बना दिए, छोटे छोटे भाग। अब इनको भी हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, इन्होंने बांटा ना 12 भागों में, तो देखो इसी चंबल क्षेत्र को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, उच्च चंबल क्षेत्र, निम्न चंबल क्षेत्र। जो भी गग्गर का मैदान है, नागौर उच्च भूमि है, शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र ये नागौर उच्च भूमि है, ठीक है, डीडवाना कुचामन क्षेत्र आ जाता है, ये लूनी बेसिन। तो इन क्षेत्रों को भी इन 12 भागों में जोड़ दिया। मैदानी पर्वत जो है ना, इनको भी इस भाग में जोड़ दिया। अरावली, सॉरी, पठारी प्रदेश है, इनको भी इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अरावली पर्वतमाला है, इसको भी जोड़ दिया, और तीनों तीन बना दी, दक्षिण मध्य पूर्वी बना दिया। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, 12 भाग जोड़ दिए। अब हमें 12 भाग भी पढ़ने हैं, 7 भाग भी पढ़ने हैं, और इनके बाद आने वाला है व्यक्ति का नाम है HR सिंह, सॉरी, हरिमोहन सक्सेना, एच हरिमोहन, HM सक्सेना। 1994 की बात है, देखना। 1968 में इन्होंने कहा, 3 साल बाद युद्ध हो रहा था बांग्लादेश का, बांग्लादेश के लिए हमारा भारत का, मतलब कि नया बांग्लादेश बनाना था ना हमको, ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार को नया बनाना था, बना दिया हमने। कब बनाया, 1971 में। उसी टाइम रामलोचन सिंह ये भी क्रांति कर रहे थे हमारे राजस्थान के लिए। क्या कर रहे थे, राजस्थान को अलग अलग भागों में बांट रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम एक नया देश बना रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम भी राजस्थान में नए क्षेत्र बना रहे हैं, तो ये चल रहा था। फिर आते हैं आगे 1994 में, कौन, हरिमोहन सक्सेना। इन्होंने क्या कहा कि ज्यादा भागों में मत बांटो इनको, इस 4 में रहने दो आप, तो 4 और 3 भाग, ठीक है। किसी गाइड, बहुत कम गाइडों में मिलता है कि इन्होंने 3 भागों में बांटा है, एक तो पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, और मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, 3 भागों में। लेकिन काफी सारे में मिलता है कि उन्होंने मैदानी भागों में बांटा था। तो मोटे तौर पर ध्यान रखना आप कि 4 भागों में इन्होंने बांटा था, ठीक है। 3 मुझे लगता है कि गलत हो सकता है, 4 ही सही है। हरिमोहन सक्सेना 1994 में 4 भागों में। और इसी को बाद में चल के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया कि हाँ, 4 भागों में ही ठीक है राजस्थान। अब उन्हीं 4 भागों को पढ़ेंगे, तो क्या मुझे बताओ अब कि सिर्फ उन 4 भागों को पढ़ लेंगे ना तो राजस्थान समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने 12 भागों में बांटा ना, तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये कि 12 भागों में बांट दिया। हमको तो ऐसा लगता है कि इन्होंने सिलेबस बढ़ा दिया, पर नहीं। वास्तव में राजस्थान को समझने के लिए जितने भागों में बांटा जाएगा ना उतना आसान होगा। जैसे इन्होंने बांटा चंबल को, तो चंबल के बीहड़ जो गहरे थे ना उसको अलग बांटा, जो नॉर्मल थे ना उनको अलग बांटा, ठीक है। अरावली को 3 भागों में बांटा इन्होंने, दक्षिणी अरावली, सॉरी, दक्षिणी अरावली, मध्य वाली अरावली, उत्तरी अरावली। तो हमें आसानी होगी चीजों को कि हाँ, मध्य अरावली में क्या कौन कौन सी चोटियां हैं, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे कौन सी है। अब अगर इसी 4 भागों को हम बड़े बड़े समझेंगे ना तो हमें समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना चीजों को, किस प्रकार आसान कर दी चीजों को। तो रामलोचन सिंह का ये बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश में, हमारे राज्य के लिए, मतलब कि इन्होंने गग्गर का मैदान ये इन्होंने यही बांट के गए हैं, ठीक है। पर फिर 4 भाग जो इन्होंने बांटे ना, इन्हीं को यही आधार मानकर हमने अलग अलग भाग बना दिए। तो अब आप नहीं भूलोगे इन चीजों को, लेकिन कौन कौन से भाग थे वो सब हम साथ में डिटेल में चर्चा चर्चा करते हुए चलेंगे। तो एक बार तीनों लिख लेना, VC मिश्रा, ठीक है, रामलोचन सिंह और हरिमोहन सक्सेना, और इसके बाद लिखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उन्होंने भी 4 भागों में बांटा। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना इनके लिए, ठीक है, ताकि आगे पेज खराब ना हो। इनके लिए 7 लाइनें छोड़ देना, जैसे भी आप लिखना चाहो ना एक एक लाइन में आ जाएगा, मतलब कि इतना ही लिखना है हमें कि अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। और इनके लिए 12 भागों में 2 भाग होंगे, इसमें 6 और इसमें 6, ठीक है, इस प्रकार बटेंगे। तो एक बार लिख लो और मैप बना लेना ऐसा कैसा, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। ये बनाने के बाद फिर की क्लास शुरू करना, रोक देना क्लास को, हम आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी मिटा देते हैं, यहाँ पे फीड क्यों करें। समझना चीज को, राजस्थान की स्थिति और विस्तार आपने पढ़ी है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। हम क्या करेंगे कि जब हम राजस्थान को ये विभागों को पढ़ेंगे ना, विभाग मतलब कि जो बांटा गया है इनको, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में, तो जब क्षेत्र पढ़ेंगे ना, तब क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें स्थिति अक्षांशीय विस्तार और देशांती विस्तार देखना पड़ेगा। अक्षांशीय विस्तार और देशांती विस्तार देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि फिर मरुस्थल का कितना है, अरावली का कितना है, इन दो भागों का मिलता ही नहीं है, तो ज्यादा लोड नहीं है, लेकिन अरावली तक तो हमें देखना पड़ेगा। तो इनका देखने के लिए हमें स्थिति और विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्लास में वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर नहीं देखा हो तो एक बार जाके अक्षांशीय स्थिति का अक्षांशीय विस्तार और देशांती विस्तार को देख लेना, काफी आसान हो जाएगी चीजें, ठीक है। अब देखना, आगे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि ये तो है मरुस्थल, ठीक है, ये है मरुस्थल और ये है अरावली, ये है मैदानी प्रदेश और ये है पठार। मतलब देखो राजस्थान कितना सुंदर है, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं हमें, चार तरह के मिल रहे हैं। एक तो मरुस्थल मिल रहा है, ठीक है, रेत ही रेत, अगर आपको तूफानी करनी है ना तो रेत में जाकर दौड़ो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अरावली पर्वतमाला मिल रही है, ठीक है, कौन से राज्य में मिलती है बताओ, इतना बड़ा पर्वतमाला, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, हिमालय से प्राचीन पर्वतमाला है। जब जीवन आ रहा था ना पृथ्वी पे, तब इसका निर्माण हो रहा था, आप सोचो। हिमालय तो अभी बना है, वो भी वो प्लेट टूट के टकरा गई थी ना, उससे बना है, लेकिन जब पृथ्वी पे जीवन आ रहा था ना, तब अरावली का निर्माण हो रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि अरावली काफी ऊंची थी, लेकिन काफी पुरानी होने के कारण इसका मतलब कि इसका अवशोषण हो रहा है और धीरे धीरे समाप्ति की ओर तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन काफी कम हो गई है ये, ठीक है। तो ये हो रहा है क्योंकि सबसे पुरानी पर्वतमाला है। उसके बाद देखो मैदानी, तो अब मैदान का मतलब का निर्माण कैसे होगा, तो इसका निर्माण भी तैतीस सागर के द्वारा ही हो रहा है, और ये हाड़ौती का पठारी प्रदेश, ठीक है। तो ये और ये ध्यान से सुनना, अब हम समझाने के लिए बोला था मैं इतना, अब देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान लगाना है, इधर मैप को ही देखते रहना आप, तो बस मरुस्थली प्रदेश देखो आप कहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे सामने। सोचा है क्या मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ होगा, नहीं सोचा होगा, सोचो थोड़ा। आज से ना 4,000 या 10,000 साल पहले ही ये मरुस्थल बना है, पहले मरुस्थल नहीं था। पहले तो क्या था, देखो पेड़ पौधे थे यहाँ पे और हरियाली थी, ठीक है, अच्छी जगह थी, मतलब कुल मिला के रेत नहीं थी। अब आप कहोगे रेत नहीं थी क्या, रेत थी, क्यों, क्योंकि 33 सागर था ना यहाँ पे, तो 33 सागर तो था, तो 33 सागर था, उसको क्या बोलते हैं, सागर क्या होता है बताओ, इसके अंदर पानी भरा हो, और पानी भरा हो और चारों तरफ क्या हो, बाउंड्री हो, मतलब कि किनारा हो। एक समुद्र तभी बनेगा ना जब उसके चारों तरफ किनारा होगा, ठीक है, तो किनारा हो। अब चारों तरफ तो नहीं होगा, लेकिन दो तरफ तो होना ही पड़ेगा किनारे को, बाकी पानी तो चला जाएगा ना, फैल जाएगा ना, तो ठीक है, तो वो तो इस तरह था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो नदियाँ आती है ना यहाँ पे बह बह के, तो ये नदी अपने साथ रेत लेके आती है, ठीक है, पत्तियां लेके आती है, कभी कभी तो पूरे पेड़ के पेड़ उखाड़ लाती है, कभी चट्टाने लेके आती है, तो इस तरह यहाँ पे इकट्ठा होते रही चीजें, ठीक है, और यहाँ पे दलदल बनने लगा। तो ये क्षेत्र जो हिमालय का निर्माण हुआ था ना, उसकी बात कर रहे हैं हम, लेकिन वो अभी हिमालय का नहीं है, यहाँ पे मरुस्थल की बात करनी है। तो ये क्या हुआ, फिर रेत वेत सारी चीजें आई ना, तो उसी चीज को लेकर हमारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये भाग किसका है, 33 सागर का भाग है। अब जब स्पेशल हमारी क्लास होगी ना मरुस्थल की, उसमें हम देखेंगे कि वास्तव में क्या चीज थी, किस प्रकार दो प्लेटें टकराती है आपस में, टकराने के बाद किस प्रकार एक, मतलब कि आपने गिल्ली मिट्टी देखी होगी ना कहीं भी, गिल्ली मिट्टी उसको हाथ में लिया होगा आपने, अब आप उसको हाथ में लेके से दबा दो, वो मिट्टी ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, तो वही चीज हुई थी 33 सागर के साथ। 33 सागर था, नदियां आई, ठीक है, पहले तो नदियों ने क्या किया कि खराब खराब जो भी चीजें थी वो लेके वहां पे भरती रही, जगह भरती रही। अब आप कुछ भी करना, आप एक चीज रख देना, ठीक है, पानी की, और साइड में दो पट्टियां लगा देना, ठीक है, और पट्टियों पे क्या करना है कि थोड़ा धूल वूल रेत वेत डाल देना अच्छे से। फिर क्या करना, पानी डालना वहां पे, डालते रहना थोड़ी देर, वो जितनी भी खराब चीज होगी ना वो किसमें इकट्ठी हो जाएगी,
वो उसमें जो भी आपने पानी का बर्तन रखा होगा ना उसमें इकट्ठी हो जाएगी। यही हो रहा था पहले तो नदियों के द्वारा यहाँ पे दलदल जमीन बना दी गई, ठीक है। फिर दो प्लेटें तुकी ऊपर उठी, ठीक है, तो वो सारी जो दलदल था ना वो कहाँ पे ऊपर उठ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, दलदल हमेशा दलदल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो इकट्ठा होता है ना तो चट्टानी रूप ले लेता है। आपने रेत को देखा होगा, आपने 1 साल के लिए आप रेत को कोई एक जगह रख दो, आप वो कठिया बन जाएंगी उसकी, बहुत भारी भारी, फिर वो आपको पटक पटक के तोड़ोगे ना तो भी नहीं टूटेगी वो, ठीक है। इस तरह मतलब काफी भारी हो जाएगी वो। तो यही क्षेत्र हुआ था तैतीस सागर के साथ। क्या हुआ था कि चट्टाने बन गई थी, बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने। और जो आज हमारा हिमालय है ना वो यही है, वह रेत ही है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। रेत है, पेड़ पौधे हैं ये। अब देखो, इसमें भी एक चीज और आती है, इतनी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी, राजस्थान को भूल जाएंगे हम, लेकिन बता देता हूँ कि अब जो पेड़ थे ना, वही पेड़ क्या बन गए फिर, वह कोयला बन गए, पेट्रोलियम बन गए, ये पदार्थ बन गए। तो राजस्थान में जो पेट्रोलियम का ये भंडार है ना कोयले के, ये सारे यहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जैसा वातावरण था ना वहां पे वैसे हमें जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। अब समझना यहाँ पे, तो तैतीस सागर का निर्माण कैसे हुआ है आप समझ गए, और जब मरुस्थल पढ़ेंगे तब और डिटेल में समझेंगे। तो मरुस्थल की बात करें ना हम, तो निर्माण कैसे हुआ है तैतीस सागर से। अब आपको कि इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं है, लेकिन पूछ ले तो कहीं तो फिर क्या करें, गलत कर देंगे ना हम। दूसरी चीज, सिर्फ तैतीस सागर का निर्माण ही हुआ है क्या, या राजस्थान के किसी और क्षेत्र का निर्माण भी, सॉरी, सिर्फ हिमालय का निर्माण ही हुआ है, या राजस्थान के किसी और क्षेत्र का निर्माण भी हुआ है? किसके द्वारा? तैतीस सागर के द्वारा। तो हुआ है किसका? मैदानी प्रदेश का ये भाग, ठीक है। ये भी किसका हिस्सा है? तैतीस सागर, टीएस लिख रहा हूँ, तैतीस सागर का। ये कैसे निर्माण हुआ? अब यहाँ पे तो आपको रेत ही नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे कैसे निर्माण हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि तैतीस सागर से हिमालय बना, ठीक है। सॉरी, मरुस्थल तो नहीं बना था पहले, ध्यान रखना, मरुस्थल तो अभी 10,000 साल पहले की बात है। हिमालय बना वो 50 लाख साल पहले की बात है, ठीक है। 50 लाख साल, सॉरी 50 मिलियन साल, 50 मिलियन, ठीक है, 50 करोड़। अरावली का निर्माण हुआ लगभग 3.5 करोड़ साल पहले, ठीक है। 3.5 करोड़ या अरब होंगे, 350 मिलियन है इसका, अरावली का 350 मिलियन। इतना पूछा नहीं जाता है तो लोड नहीं है, ठीक है। 350 मिलियन, तो मुझे लग रहा है कि 3.5 अरब या 4.5 अरब पहले तो पृथ्वी बनी थी, ठीक है। पृथ्वी की आयु कितनी हो गई? 4.5 अरब, ठीक है। तो अरावली का निर्माण, उसके 100 अरब माइनस कर देना, तो 3.5 अरब पहले अरावली का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे इसकी बात करें मैदानी प्रदेश की, तो ये भी 50 करोड़ मान लो आप, 50 करोड़ साल पहले निर्माण हो रहा है। और जो प्लेट टकराई ना वहां पे, वो टकराई थी 100 करोड़ साल पहले, ठीक है। ये चल रहा है। तो यहाँ पे जो मरुस्थल था ना, तो एक तो मरुस्थल से जो नदियां निकल रही थी, पहले तो मरुस्थल था नहीं, तो यहाँ से जो नदियां, जो चीजें लेके आ रही थी ना अवशिष्ट पदार्थ, वो कहाँ पे, यहाँ पे होके जा रहा था। अब यहाँ पे चंबल नदी आ रही है, देखो ये नदी आ रही है, ब्रास नदी, तो ऐसे काफी सारी नदियां थी यहाँ पे। तो ये क्या क्षेत्र, नदियों के बहाव के द्वारा जो मिट्टी जमा की गई ना, उस मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। और यही देखना, आगे चलकर जब आप भारत का मैप देखोगे तो गंगा का मैदान आ जाएगा। तो ये सारी नदियां मिट्टी बहा के काले जा रही है, गंगा के मैदान में लेके जा रही है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी, कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि नदियां बहा बहा के जो मिट्टी ला रही है ना, वो उपजाऊ मिट्टी होती है, और नदियों के आसपास के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है, ठीक है, इसलिए। लेकिन हर क्षेत्र में नहीं, यहाँ पे काली मिट्टी मिलेगी, सारी मिट्टियां मिलेगी। और मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी मिलेगी ना, वो यहाँ पे मिलेगी ठूनी बसीने के यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, तो इसका निर्माण भी कैसे हो रहा है, मैदानी प्रदेश का। और दूसरी चीज, अरावली का निर्माण काफी पहले हो गया था। तो अरावली का निर्माण होने के बाद जो नदियां अरावली से जो नीचे जा रही है ना वापस बह के, ये भी तो अपने साथ मिट्टी लेके जा रही है। तो सिर्फ तैतीस सागर के साथ नहीं हुआ है निर्माण, किसके साथ हुआ है कि तो हल्का फुल्का निर्माण यहाँ पे अरावली की जो मिट्टी आई हुई ना, ये हुआ। लेकिन समझना इस चीज को, मेन है यहाँ पे, मान लो कि ये हमारा भारत है, और यहाँ पे जो हिस्सा है ना राजस्थान का है। तो अब मान लो कि ये है अरावली, ठीक है, और यहाँ पे है मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश कौन सा? ये वाला, ये वाला, ठीक है। समझना यहाँ पे, पहले क्या कि अरावली से जो नदियां निकल के जा रही थी ना, वो किस में जा रही, तैतीस सागर में जाके मिल जाती थी, तैतीस सागर में जाके मिल जाती थी। अगर तैतीस सागर में नहीं मिलती, ठीक है, तो कहाँ पे मिलती? और दूसरा समुद्र तो कोई था नहीं ना, तो किस में जाके मिलती थी? तैतीस सागर में मिलती थी वो, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये प्लेट आगे चलकर किससे टकराई थी?
एशियन प्लेट से टकराई थी भारत के। तो दो प्लेटें जब आपस में टकराई तो वहां पे क्या हो गया, हिमालय बन गया। हिमालय बनने के बाद मुझे बताओ कि आगे जाने का रास्ता है क्या, पानी आगे जाने का नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि जब इनके बीच में अवरोध आ गया ना यहाँ पे हिमालय के रूप में, तब ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद ये मुड़ गया किधर, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यहाँ पे ये चीजें इकट्ठी होने लगी, अपशिष्ट पदार्थ। अब आप वही चीज वापस कीजिए कि दो पट्टियां रखी है, ठीक है, पट्टियां रखी है कैसे। अब देखो, पहले आपने इस तरह किया था और इस तरह बर्तन रखा था, इसमें क्या किया, अपशिष्ट पदार्थ इसमें इकट्ठे होते जा रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये चीज हटा दी, और हमने क्या किया, इन दोनों के लिए हमने एक समतल चीज तैयार कर ली, ठीक है, पानी जाने के लिए। अब मुझे बताओ, जो अपशिष्ट पदार्थ आएंगे ना वो यहाँ पे जमते रहेंगे, क्योंकि ढलान कम हो गई है, ढलान काफी कम हो गई। पहले तो बर्तन के रूप में इकट्ठे हो रहे थे, तेजस सागर के रूप में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, हिमालय का निर्माण कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे चीजें जमा होने लग रही है, तो वही कारण है, आगे हिमालय अवरोध के रूप में सामने आ गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे चीजें जमा होने लगी। तो जमा होने के कारण यहाँ समतल मैदान बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। अभी भी नदियां जो आती ना, तो काफी सारी अपशिष्ट चीजें लेके आती है, लेकिन मैदानी प्रदेश में छोड़ देती है, और पानी आगे जाता है। पानी देखो हल्का होने की कोशिश करता है ना हमेशा, भारी मतलब चट्टान बहा के थोड़ी ले जाएगा, वो तो चट्टाने उसके रास्ते में आएगी तो थोड़ा साइड में कर देगा, ऐसे थोड़ी पानी चट्टानों को लेके जाएगा अपने साथ, के नहीं चलना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ने वाला मैं, ऐसे थोड़ी करेगा क्या। वो तो मतलब अवरोध आ जाए, ज्यादा पानी आ जाए, हम बांध बनाते हैं ना, तो वो फिर सहन करने की क्षमता नहीं होती ना, तो बांध टूट जाता है। ऐसे थोड़ी होता है कि पूरा बांध ही लेके चले गए, वो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना, बांध टूट के वो बिखर जाता है। तो अब पहले तो अरावली की नदियां आगे बह रही थी, तो आगे 33 सागर था, तो सारी नदियां उसमें जाके मिल जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आगे हिमालय का निर्माण हो गया, गंगा का मैदान बन गया। उससे क्या हुआ कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो भी रेत थी, मिट्टियां थी, पेड़ थे, पौधे, पत्तियां, जो भी चीजें थी ना, वो चीजें आगे जा रही थी, लेकिन 33 सागर ही नहीं है, फिर वो बताओ कहाँ पे जाएगी। वो खराब खराब चीजें अरावली के नीचे, अरावली के नीचे जो भी क्षेत्र होगा ना यहाँ पे, ठीक है, ढलान वाला, इस क्षेत्र में ज्यादा ढलान होगी तो चीजें बह के चली जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ढलान कम पड़ेगी वो चीजें वहीं पे फैलती हुई जाएगी। तो इससे क्या हुआ, मैदानी पठार का निर्माण हुआ, समझ गए ना, सॉरी, मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। दूसरी चीज, अरावली यहाँ पे स्थित है और ये पठार है, तो ये और ये दोनों का निर्माण साथ में हुआ है, लेकिन इसका निर्माण थोड़ा बाद में हुआ है, और अरावली का निर्माण पहले हुआ है, सबसे पहले। तो लगभग प्री कैम्बियन बोलते हैं वो, प्री कैम्बियन, कैम्ब्रियन, ठीक है, यह है 3.5 अरब, 3.5 अरब हुआ था अरावली का निर्माण। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, वो समझना आप, हर एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है, हर एक चीज को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, और जो भी आपको नहीं कंफ्यूजन लग रहा है ना, वो देखना। अब आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा कि एक चट्टान थी गोल, फिर वो टूटी, दो टुकड़े हुए, दो टुकड़े होने के बाद फिर टूटी, फिर तीन टुकड़े उत्तर में हुए, 7 टुकड़े दक्षिण में हुए। ये तो अपने कहानी है, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का। सुना होगा बिग बिंग थ्योरी का नाम सुना होगा आपने कभी भी। सबसे पहले देखो, एक कहानी के रूप में बता देता हूँ। छोटा सा बिंदु था, डॉट, उसके अंदर एनर्जी थी, उसको बोलते हैं डार्क एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, डार्क एनर्जी। उससे क्या हुआ कि वो फैलने लगी, फैली तो ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, तो उसको बोला जाता है कि ब्रह्मांड का विस्फोट, ब्रह्मांड विस्फोट, ठीक है, उसको भी बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब ऐसा नहीं कि वो बम फूटा हो, नहीं फूटा, कुछ नहीं फूटा था, जो चीजें थी ना छोटी छोटी, वो बड़ी होने लगी और फैलने लगी, तो वही ब्रह्मांड था। उसी से बनने लगे, सूरज बना, ठीक है, पृथ्वी बनी, पानी बना, हवा बनी, गैसें बनी, वो सारी चीजें, तो उसमें से एक पृथ्वी बनी। अब पृथ्वी बनी ना, तो वही पृथ्वी का जो टुकड़ा, जो पेंजिया कहते हैं ना हम, पेंजिया महाद्वीप, एक ही महाद्वीप पूरा, वही पेंजिया था। अब मैं बोल के माध्यम से समझा देता हूँ आपको, हो यहाँ पे तो समझना, यहाँ पे ये बोल है ना, ठीक है। तो हमें क्या वास्तव में कहा जाता है कि पृथ्वी का निर्माण हो गया यहाँ पे, ठीक। अब पृथ्वी वास्तव में ऐसी गोल नहीं है, ऐसे उबड़ खाबड़ है पृथ्वी, ठीक है, इसको निकाल देते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ पूरी, कई गड्ढे हैं, कई वो है, ठीक है, ऐसे। तो अब इसी के बारे में कहा जाता है कि क्या हुआ था यहाँ पे, समझना है इस चीज को। ये पृथ्वी ना, तो इसके चारों तरफ पानी था पहले,
यहाँ पे इसको देखना, चारों तरफ पानी था। ठीक है, समझते हुए चलना इस चीज को, थोड़ा समझना है। अब पृथ्वी की घूमने की गति है ना, वो इस प्रकार है, ना कि इस प्रकार नहीं घूमती है ये, इस प्रकार नहीं घूमती ये, इस प्रकार घूमती है। किस तरह? इस तरह। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब ऐसे घूमती है ना पृथ्वी। तो मुझे बताओ कि किसी चीज को आप ऐसे घुमाओगे ना फास्ट ऐसे, तो ये वाला हिस्सा बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हल्का हल्का। क्यों? क्योंकि लिक्विड है। अगर ठोस होता तो हिस्सा बाहर नहीं निकलता, लेकिन लिक्विड है। लिक्विड क्या है? पानी। लिक्विड किसको बोलते हैं? जो चीज फैल जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विड। तो जब पृथ्वी से घूम रही है ना, हल्का हल्का ये हिस्सा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये लिक्विड चीज जो बाहर आ रही है, इसीलिए कहा जाता है कि जो ध्रुव होते हैं ना, वो चपटे हैं अपने आप में। कारण क्या है? सूरज की एक तो सूर्य की किरणें पड़ती है, ठीक है, जो पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती है ये हिस्सों पे। ठीक है, दूसरी चीज जलवायु में पढ़ेंगे ये। दूसरी चीज, जो ज्वारी आते हैं ना, ज्वार, अब जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेगी वहीं पे ज्वार आएंगे ना, ज्वार भाटा जो बोलते हैं, ठीक है, वहीं पे आएंगे। तो ये चीजें, तो ये पृथ्वी का थोड़ा हिस्सा बाहर निकला हुआ है। अब समझना, ये तो जलवायु की बात होगी, हमें यहाँ पे जाना ही नहीं है, मैं तो समझा दिया कि पृथ्वी कैसी थी। अब देखना, पेंजिया था ना, वो वास्तु में जैसा बताया जाता ना कि गोल था, नहीं था, टूटा हुआ था। ध्यान रखना, हमें कहा जाता है कि पेंजिया इस तरफ बिल्कुल ही गोल था और चारों तरफ पानी था, नहीं, दरारें थी इसमें। ठीक है, इस तरह दरारें थी। क्या हुआ? जो छोटी छोटी दरारें थी ना, वो कभी कभी अचानक आपस में टकराती थी, तो उसके टकराने के कारण वहीं पे अरावली का निर्माण हो गया था। वहीं पे दो प्लेटें आपस में टकराई और टकराने का अरावली का निर्माण हो गया था। लेकिन समझना, वो जो स्थिति हुई ना, वो जो चीज थी ना, वो थोड़ी मतलब कि वलन हुआ था वहां पे। इसीलिए कहा जाता है कि अरावली का जो निर्माण हुआ किसके वलन, इसको वलन कहा जाता है। वलन क्या होता है? मोड़दार पर्वत है ये, मोड़दार। देखो आप, देख लो आप खुद ही, कितना मोड़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे चौड़ा, यहाँ पे सकड़ा, यहाँ पे सकड़ा, और ऐसे बन रहा है ये बन रहा है, ये देखो ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इस तरफ प्लेटें टकराई होगी हो, इस तरह तो प्लेटें नहीं टकराई होगी ना, सेम प्लेटें मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। हुआ क्या होगा कि दो प्लेटें आ रही है मान लो पास पास, ठीक है, अब दोनों प्लेटें क्या है कि थोड़ी द्रवीय अवस्था में है, ठीक है, कमजोर है, मतलब ऐसे नहीं। अब ब्रेड होता है ना, ब्रेड को अगर सूखा ब्रेड होगा तो आप इस नमाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा गीला कर दो उसको, गीले ब्रेड भी आते हैं, गीला क्या कर दो, गीले वाले लेके आना, ठीक है, उसको घुमा दो आप, टूटेंगे क्या वो? अब उन दोनों ब्रेडों को आप मिलाओ, या तो नीचे जाएंगे या ऊपर उठेंगे। अब यहाँ पे स्थिति देखो कि नीचे आप जमीन पे ले जाओ उनको, जमीन पे लेटा दो वो दोनों को, फिर मिलाओ उनको। अब मुझे बताओ, जमीन में घुस जाएंगे क्या? नहीं घुसेंगे। तो ये दोनों प्लेटें जब टकराई होगी ना आपस में, तो नीचे तो ठोस है उनके, ठीक है, नीचे तो ठोस जमीन थी, तो नीचे नहीं गई वो, और वो ऊपर उठी और उनमें वलन पड़ा, वलन की मुड़ गई प्लेट है। तो जहाँ पे ज्यादा वलन पड़ा, ठीक है, वहां पे ये स्थिति, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये स्थिति। तो दो पट्टियां आपस में टकराई, दोनों पट्टियां थोड़ी द्रव्य अवस्था में थी, जो टकराने के कारण यहाँ पे वलन पड़ा। और वलन का मतलब क्या होता है कि, अब देख लो, मोड़दार पर्वत को वलन बोलते हैं, ठीक है। अब वलन ज्यादा याद नहीं रहा ना, तो मोड़दार पर्वत रावली, साफ बात है यही। दो ब्रेड आपस में टकराते हैं, और जो गिले होते हैं वो ब्रेड ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने के बाद क्या हुआ, एक पर्वत का निर्माण हो गया। अब आप कहोगे वो बिगड़ा क्यों नहीं, तो देखो आगे चलकर पेड़ पौधे उगे तो और पर्वत कठोर हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें हुई। और यहाँ पे जो कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं भी हुई, तो नहीं कहा जाता है यहाँ पे, मतलब यही कहा जाता है कि अरावली में ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई थी, लेकिन 350 करोड़ साल पहले की बात है। तो हो सकता हुई हो, हमें क्या पता। ठीक है, ये ऐसे कहते नहीं हुई तो नहीं हुई, तो हो गई हो, तभी तो इतना कठोर पर्वत था। तो वो चीजें तो देखो अंदाजा लगाने की बातें हैं। लेकिन मोड़दार पर्वत इसलिए कहा जाता है कि दो ध्रुवीय अवस्था में जो प्लेटें थी वो टकराई। कब टकराई ध्यान रखना, जब ये पेंजिया मौजूद था, टूटा नहीं था। ये टूटेगा तब हमारे 7 महाद्वीप हमारे सामने आएंगे, लेकिन ये टूटा नहीं था, ये था, लेकिन दरारें थी उस वक्त भी। ठीक है, दरारें होने के कारण क्या हुआ कि कुछ प्लेटें दूर थी, वो टकराती रहती थी आपस में, और अरावली के साथ काफी और पर्वतों का भी निर्माण हुआ है। उसके बाद ये बात है 3.5 अरब पहले की, ठीक है, जब अरावली का निर्माण हो रहा था। समझ गए ना अरावली का निर्माण किस प्रकार हुआ है? जो पेंजिया मौजूद था, उसके बाद देखना, यही पेंजिया फिर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, दो हिस्सों में, तो थोड़ा अच्छे से बांट देते हैं।
इस तरह। अब पहले क्या बोला जाता था, इसको पेंतल असम महासागर बोला जाता था, जो चारों तरफ पानी है ना। अब इसको हटा दो आप, ये गोला भी गलत बनाया जाता है हमसे, ठीक है, हटा दो इसको भी। क्या करना है यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना कि पानी को कोई रोक नहीं पाया है, ठीक है, पानी कहीं भी जा सकता है। इस तरह होता है पानी, पृथ्वी घूमती रहती है इस तरह, ठीक है। तो ये पानी क्या बाहर उठता रहता है इस तरह, इसीलिए ध्रुव थोड़े चपटे हैं। समझ रहे हो ना चीज को, सारी चीजें क्लियर करते ही जाना यहाँ पे। फिर आपको क्या कि सिर्फ नाम ही याद रखने हैं कि हाँ किसने कौन सा सिद्धांत दिया था, बस। क्या हुआ, पेंजिया था, उसके चारों तरफ जो महासागर था उसको बोलते थे पेंतलासा महासागर, पता है आपको। दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड बना, और एक, सॉरी, एक तो अंगारा लैंड था, एक यूरेशिया था, ठीक है, नाम निकल गया वो। तो दो भागों में बटा, एक गोंडवाना लैंड, ठीक है, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, ठीक है, दोनों चीजें बनी। तो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सात भागों में तीन महादेव ऊपर उठे, तीन महादेव यहाँ उठे। ये कहानी है किसके बनने की, हिमालय बनने की। तो जब मरुस्थल पढ़ेंगे तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पर इतना तो आपको पता चल गया ना कि अरावली का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। दो प्लेटें आपस में टकराई, और कब हुआ था निर्माण, तो ये क्रिया होने से पहले हुआ था, ये क्रिया होने से पहले अरावली का निर्माण हो चुका था। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब पेंजिया मौजूद था ना, तभी अरावली का निर्माण हो गया था। अब आगे देखते हैं, अरावली की हमने बात कर ली, मरुस्थल की बात कर ली कि तैतीस सागर का निर्माण किस प्रकार हुआ। हाड़ौती का पठार का निर्माण भी इसी के साथ हुआ है, ठीक है। हाड़ौती का जो पढ़ेंगे तो छोटी मोटी बात है वो पढ़ लेंगे यहाँ पे। तीन चीजें और यहाँ पे देखने को मिलती है, एक तो भीलवाड़ा सुपर समूह, एक यहाँ पे देहली सुपर समूह। चट्टानों की बात करते हैं कि खनिज पाए जाते हैं, इनका निर्माण ही इनकी सारी इसी कार्य मतलब कार्यकाल में हो रहा था। आईजोइक आर्क्योजोइक काल था ना, उसमें हो रहा था, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब मैप आपने बना लिया होगा ना, तो एक चीज लिखना है इसमें, ये कुछ नहीं लिखना है, तो कहानी के रूप में भी समझ लिया, ठीक है। लिख देना कि अरावली मोड़धार पर्वतमाला है, जिसका निर्माण पेंजिया जब स्थित था, जब पेंजिया नहीं टूटा था तब इसका निर्माण हुआ था, और लगभग 3.5 अरब साल पहले हुआ था, और जो काल था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ठीक है। अब प्री कैम्ब्रियन काल में अगर थोड़ा डिटेल में जाओ ना, तो आद्य आद्य जीव काल कह सकते हो इसको, ठीक है। महाकल्प कह सकते हो, महाकल्प। महाकल्प क्यों, मैंने क्या कहा कि जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी ना, तब इसका निर्माण हो रहा था। तो आद्य जीव मतलब कि जीवन, जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, समझ गए ना चीज को। तो ये चीज है, इससे ज्यादा डिटेल में और नहीं पूछने वाले कोई भी। उसके बाद ये है ना प्लिस्टोसीन, इसको बोलते हैं प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन सबसे नई नवीन है ये, तो इसको बोलते हैं नवजीव, नवजीव महाकल्प, नवजीव महाकल्प। किसको, मरुस्थल को, अभी तो बना है ये, ठीक है, 4-5 दिन पहले, तो इसको इसलिए बोलते हैं नवजीव महाकल्प। उसके बाद ये है पेलियोजोइक, ठीक है, पेलियोजोइक, पेलियोजोइक महाकल्प। अरावली को पेलियोजोइक महाकल्प भी बोला जाता है, ठीक है, यही चीज, आद्य जीव महाकल्प। उसके बाद ये है मैदानी प्रदेश, और ये है अपने हाड़ौती का प्रदेश, हाड़ौती पठार, ठीक है। इसको अभी लिखना चाहो तो लिख लो, देखो इसमें क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, प्लिस्टोसीन है दोनों, ये प्लिस्टोसीन और ये भी प्लिस्टोसीन ही है, प्लिस्टोसीन। अब ये प्लिस्टोसीन वो भी प्लिस्टोसीन, मतलब ये दोनों एक साथ में निर्माण हो रहे हैं ना अरावली इसका, तो इसमें कहा जाता है। अब ये तो हो गया आद्य महाकल्प, ठीक है। ये हो जाएगा मध्यजीवी, मध्यजीवी, मध्यजीवी क्यों, क्योंकि अरावली के बाद निर्माण होगा हाड़ौती का, और उसके बाद इन दोनों का होगा, ठीक है। ये कार्यकाल, ये काल चलेगा। अब यहाँ पे भी समझना कि पहले निर्माण किसका होगा, मरुस्थल का, मतलब कि इस भाग का, मरुस्थल तो अभी 10,000 साल पहले बना है, लेकिन इसका निर्माण होगा उसके बाद, इसका निर्माण होगा, ठीक है। पहले अरावली, फिर हाड़ौती, फिर मैदानी प्रदेश, फिर मरुस्थल। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए ना कि सीक्वेंस क्या है, तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे प्राचीनतम है अरावली, ठीक है। उसके बाद है
दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, समझ आ गया ना कि अरावली के साथ ही लगभग थोड़ा डिफरेंट था, वहां पे इसका निर्माण हो रहा था। तीसरी चीज है पूर्वी मैदानी प्रदेश इसका, और चौथी चीज है मरुस्थल का। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसको क्यों डाला और इसको क्यों डाला, तो समझना। मरुस्थल का निर्माण तो भी हुआ है 10,000 4,000 से 10,000 साल पहले, ठीक है, अभी हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र का निर्माण इससे पहले हो गया था। लेकिन हमने किस किस रूप में देखते हैं इसको, मरुस्थल के रूप में देखते हैं। तो मरुस्थल अभी बना है। लेकिन अगर क्षेत्र पूछ लिया जाए ना कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र का निर्माण कब हुआ और उस फिर सीक्वेंस पूछे ना, तब ध्यान रखना कि ये होगा, अगर मरुस्थल ना पूछे तो। लेकिन ऐसा नहीं पूछेंगे, हमेशा मरुस्थल ही पूछेंगे, क्योंकि मरुस्थल का निर्माण काफी बाद में हुआ है, भी हुआ है 10,000 साल पहले। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें तो पहले इसका निर्माण होगा, फिर इसका निर्माण होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक चीज और देखना यहाँ पे, समझना। इसके अंदर जो क्षेत्रफल है ना, यह 61.11% भाग पे फैला हुआ है, ये भारत का है। और अगर पूरे मरुस्थल की बात करें ना, तो लगभग 14% मरुस्थल तो पाकिस्तान में है, और 14 से फिर 100 से माइनस कर देना, 14 कितना होगा, 86%। 86% मरुस्थल भारत में है, और भारत का 61.11%, और अगर मोटे तौर पर देखें तो लगभग 62% हिस्सा रखता है कौन, राजस्थान। यहाँ पे अब 11 है तो आप बोलोगे 61 ही होना चाहिए, लेकिन काफी सारी गाइडों में 62 भी मिला है। लेकिन वास्तविक यही है कि 61.11% है। और इसी 61.11% में पूरे राजस्थान की कितनी जनसंख्या रहती है, यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, दूसरी चीज, ये यहां से लगाकर यहां तक जो लाइन है ना, इसको कहा जाता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब वर्षा रेखा की बात क्या है, यह है लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और सॉरी, 5 सेंटीमीटर, और ये जैसलमेर का जो आती है ना यहाँ पे, जैसलमेर राज्य, यह है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा लगभग। अंदाजा लगाया जाता है कि अब यहाँ पे बारिश होती है ना 5 को काफी कम, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर बढ़ती जाती है, सेंटीमीटर में नापते हैं इसको। तो ये मरुस्थल को दो भागों में बांटते हैं, एक तो पश्चिमी मरुस्थल, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, दो भागों में। तो दोनों भागों के बीच में जो विभाजक रेखा का कार्य करता है ना, वो कौन, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कार्य करती है। अरावली के यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब ये पढ़ेंगे तब हम वहां पे देख लेंगे कौन से क्या सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। यही चीज अरावली के अंदर 9%, ठीक है, अरावली के अंदर 9% हिस्सा रखता है कौन, राजस्थान का 9% हिस्सा कौन रखता है, अरावली। और इसी के अंदर 10% लगभग जनसंख्या निवास करती है अरावली में। ठीक है, 23% हिस्सा रखता है कौन, मैदानी पूर्वी प्रदेश। मैदानी पूर्वी प्रदेश। ठीक है, कितनी जनसंख्या, लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती का वटार, यह हिस्सा रखता है लगभग 6.89%, 6.89%। और कितनी जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे, तो 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, मुझे बताओ कि सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, नहीं, सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है। ठीक है, क्षेत्रफल को देखते हुए तो यहाँ पे 23% क्षेत्रफल है, लेकिन 39% जनसंख्या निवास करती है, कि मतलब कि, तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा जो घनत्व होगा ना, जनघनत्व, वो कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, इस हिस्से में होगा वो। क्यों, क्योंकि देखो 23% भूभाग है और 39% जनसंख्या निवास कर रही है। अब यहाँ पे जो भी जिले आएंगे ना इस जगह पे, उनमें से ही जनघनत्व वाले ज्यादा जिले निकल के आएंगे। और जब आप देखना, हम जब चर्चा करेंगे ना, तब यही जिले निकल के आएंगे सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहे। अब आपको जनघनत्व के लिए पूरा राजस्थान को नजर नहीं रखनी पड़ेगी, आपको बस सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम चर्चा कर लेंगे। कुछ अपवाद के रूप में अलग निकल जाते हैं, तो वो अलग से याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो, ये चीज हो गई हमारे सामने। अब आपको एक काम करना है कि ऐसा मैप बनाना है, इसको ऐसा मैप बनाना है आपको, और समझना है चीजों को। ठीक है, ध्यान से मैप को देखना है पूरा, और समझना है कि कौन किस जगह पे क्या है। अब देखना, ये हो गया मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल, ये हिस्सा हो गया मरुस्थल।
लेकिन इसी मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, तो इसको तो कहा जाता है शुष्क और ये अर्धशुष्क। ये तो हो गया शुष्क, ठीक है। अब यहां से लगा के यहां से लगा के यहां से लगा के यहां तक जो ये बाउंड्री आ रही है ना लाल और ब्लैक, इस बाउंड्री के मध्य जितने भी भाग आएंगे ना वो किस में आएंगे, अर्धशुष्क मरुस्थल में आएंगे। अब आपको बरखान, अनुदैर्ध्य, ठीक है, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, वो जितने भी रेत के टीले पड़ने हैं ना, ठीक है, हवा के साथ कौन सा बन रहा है, हवा बंद हो गई तो कौन सा बन रहा है, वो इसमें पढ़ना पड़ेगा, किसमें, शुष्क में। और घग्गर का मैदान हो गया, शेखावाटी क्षेत्र हो गया, नागौर उच्च भूमि हो गया, लूनी का बेसिन हो गया, ये किसमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं अब, ये हिस्सा है उत्तरी अरावली का, यह है दक्षिणी अरावली का, और यह है मध्य अरावली का, और यह है दक्षिणी अरावली का, ठीक है। ध्यान से समझना कि अरावली का जो सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है ना वो कौन सा है, यही तो है ना गुरु शिखर, माउंट आबू घूमने की जगह, ठीक है। तो सबसे ऊंचा 1722 मीटर ऊंची है लगभग, वो तो चोटियों की बात तो बात में करेंगे, गुरु शिखर, ठीक है। तो जो भी बड़ी बड़ी ऊंचाई वाली चोटी आएगी ना वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। जो भी ऊंचा पठार आएगा ना वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे चली जाएगी, ठीक है, मतलब कि ऊंचाई कम होती चली जाएगी, कहाँ तक, यहाँ तक। तो अब आपको समझ में आ जाएगा ना कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचाई हो सकती है, कहाँ पे नीचे हो सकती है, कहाँ पे कम ऊंचाई हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है। उसके बाद जब भी चोट सबसे ऊंची चोटी बताए और आपको आंसर नहीं आता हो तो ध्यान से ऑप्शन देखना। अगर जिले का नाम पूछा है ना तो 3 जिले तो यहाँ के होंगे और 1 जिला यहाँ का होगा, अगर वो दिमाग से घुमाना चाहेगा तो। और अगर फैक्ट में पूछेगा ना तो भी 2 जिले यहाँ के डालेगा, 2 जिले यहाँ के डालेगा, ठीक है। अब ये जिलों के बीच के स्थान भी डाल सकता है, तो आपको जिलों के साथ उन स्थानों को भी याद करना पड़ेगा। तो समझ जाना, अगर सबसे ऊंचा स्थान पूछे ना तो आपको अगर ये पता होगा ना कि दक्षिणी अरावली सबसे ऊंची है, तो यहाँ पे जो जिले आने वाले हैं ना आपको वही याद करने हैं, ठीक है। और लगभग 2 या 3 जिले से ज्यादा नहीं आएंगे हर एक क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि अरावली काफी सकड़ी है, ठीक है। अब देखना आगे, बात करते हैं मैदानी। तो यहाँ पे एक नदी निकलती है, यहाँ पे बनास नदी, जो आगे चल के चंबल में मिल जाती है। इस पूरे क्षेत्र को बनास बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमें चर्चा करनी है कि इस भाग में स्पेशल क्या है, जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी है, वो सारी चीजें हमें चर्चा करनी है। यहाँ से एक नदी निकलती है चंबल नदी, जो चित्तौड़गढ़ से होते हुए यहाँ पर धौलपुर में चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे है जहाँ आती है ना, यहाँ से चित्तौड़ में प्रवेश कर रही है, तो यह है रावत भाटा क्षेत्र। यहाँ पे परमाणु संयंत्र लगा हुआ है सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कहते हैं उसको, परमाणु संयंत्र भी चल रहा है, ठीक है। और यहीं पे हिस्सा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक घाटी है, ठीक है, बेसरोडगढ़ कहा जाता है उसको, किला बना हुआ है यहाँ पे। और यहीं से चंबल नदी निकल रही है यहाँ से, और यहाँ पे काफी सारी सहायक नदियाँ पे आके मिल जाती है, और यहीं शुरू हो जाती है, मतलब सहायक नदियाँ मिलना, झालावाड़ से मिल रही है, इधर एमपी से मिल रही है, ऐसे मिलना शुरू हो जाती है और फिर आगे चलती है। फिर 4 बांध इस पे बने हुए हैं, वो हमें पढ़ना है। यहाँ पे पेड़ है लेकिन छोटे छोटे पेड़, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पेड़ मिलते हैं धौलपुर में, करौली में। तो करौली को रानी कहा जाता है, धौलपुर को राजा कहा जाता है, ठीक है। वो चीज हमारे सामने, तो इनको पढ़ना है हमें कैसे, बेसिन के हिसाब से, कि कौन सा बेसिन है, कहाँ पे है और किस तरह का है। मालवा का पठार हो गया, ठीक है, वो चीजें हैं। बेसिन बनास का पढ़ना है, बनास नदी। अब बनास के अंदर ही काफी सारी नदियां आके मिलेगी, बनास के अंदर ही, ठीक है। तो वो नदियां उसके साथ हो जाएगी, लेकिन ये नदियों का पार्ट नहीं है, भौतिक राजस्थान का पार्ट है। लेकिन इधर तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें नदियों का सहारा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्षेत्र अलग है। यहाँ पे मैदान हो गया तो मैदान में कुछ घाटियां नहीं मिलेगी, फिर वहाँ पे चोटियां नहीं मिलेगी, वहाँ पे अलग अलग चीजें मिलेगी, तो उनको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना चीजों को अब। तो इस तरह हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान को। क्लास कैसी लगी बताना। दूसरी चीज, मैप को याद करने की कोशिश करना। अगली क्लास में हर एक जिले के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी वो मरुस्थल को लेकर होगी। पहले हम चर्चा करेंगे कि दोनों मरुस्थलों में अंतर क्या है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि शुष्क मरुस्थल कैसा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।